नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे देश की उस मासूम दलित बेटी के बारे में जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। वेस्ट यूपी का जिला हाथरस वैसे तो बहुत सालों से चर्चा के विषय में था। पिछले साल यहाँ पर एक युवक और युवती की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी और पिछले साल वैलेंटाइंस डे के दिन एक युवक और युवती को 4-5 गुंडों ने 4-5 लोगों ने आकर जमकर पीटा था। लेकिन इस बार की घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की उस मासूम दलित बेटी की, जिस मासूम की हंसती खेलती जिंदगी को कुछ मनचलों ने मिलकर बर्बाद कर डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो मनचले ठाकुर थे। हमारे देश की वो मासूम बेटी 14 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल उसे रेफर किया गया, लेकिन आखिरकार सफदरजंग हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। वहां पर उसकी मौत हो गई। उस मासूम की बदकिस्मती तो देखिए, उस बेचारी को अग्नि भी नहीं नसीब हुई अपने परिवार वालों से। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी भी डेड बॉडी को पहले हल्दी चंदन लगाया जाता है, फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन उस मासूम को तो पेट्रोल छिड़क कर जानवरों की तरह जला दिया गया और उसे अंतिम संस्कार का नाम दे दिया गया। आप सोचिए क्या बीत रही होगी उसके परिवार वालों पर। उसने अपनी बेटी बहन खो दी, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने का भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। अरे हमारे यहाँ तो कोई आतंकवादी भी मरता है ना, तो उसे उसके परंपराओं के हिसाब से दफनाया या जलाया जाता है। लेकिन उस मासूम की ऐसी क्या गलती रही होगी कि उसे रात के 2:30 बजे ही किसी जानवर की तरह पेट्रोल छिड़क कर उसको जला दिया गया। हैवानियत और लापरवाही की हद देख लीजिए। पहले तो उन 4 मनचलों ने उसका अपहरण किया, उसके बाद उसका रेप किया, उसके बाद उस मासूम की रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी। उसके बाद वो बेचारी बोल न पाए इसलिए उसकी जीभ भी काट दी। उसके बाद उस मासूम बेचारी को हाथरस के ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद वहां पर उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो उसे रेफर कर दिया गया अलीगढ़ में। अलीगढ़ में भी हालत नहीं संभली। जब हालात और ज्यादा खराब हो गए तो उसके बाद उसे रेफर कर दिया एम्स में। और एम्स ने पता है क्या कहा कि उनके पास बेड नहीं है खाली। तो फिर उसे रेफर कर दिया गया सफदरजंग हॉस्पिटल में, जहां पर उसने आखिरी सांस ली और उसने दम तोड़ दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एम्स में ऐसे कई वार्ड खाली होते हैं नेताओं के लिए, तो क्या उस मासूम बेचारी की इतनी क्रिटिकल कंडीशन देखने के बाद भी क्या वो खाली जगह पे उनको बेड देके उसका इलाज नहीं कर सकते थे? मेरा तो मानना है यहाँ पर उस मासूम की 2 बार हत्या की गई। पहला तो उन मनचलों ने किया, दूसरा सिस्टम की लापरवाही ने। दूसरी तरफ आप सफदरजंग हॉस्पिटल की लापरवाही या यूपी पुलिस की लापरवाही देख लीजिए, जिसने सारे के सारे कानून का उल्लंघन कर दिया, सारे के सारे सिस्टम कानून का मजाक बनाकर रख दिया। एक तो बॉडी भेज दी बिना उसके परिवार वालों को बताए। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वैन से उसकी बॉडी लाई गई थी उस वैन पे तो नंबर प्लेट भी नहीं लगा था। उसके बाद उसके परिवार वालों को घर में बंद कर दिया और उस मासूम बेचारी का रात के 2:30 बजे ही पेट्रोल छिड़क कर अंतिम संस्कार कर दिया। और यहाँ पर यूपी पुलिस ने तो सारी की सारी हदें पार कर दी। एक तो उन्होंने 8 दिन बाद जाकर FIR लिखा, उस पे भी उन्होंने छेड़खानी का आरोप लिखा। उसके बाद बहुत सारा दबाव बनाने के बाद उन्होंने मर्डर का केस लिखा। लेकिन फिर भी अंत तक यूपी पुलिस यही कहते रही कि उस मासूम बेचारी के साथ कोई गैंग रेप नहीं हुआ था। उसके बाद हाथरस जिले को सील कर दिया गया ताकि कोई मीडिया वाले अंदर ना जा सके, उसके परिवार वालों से ना मिल सके, कोई सवाल जवाब ना हो सके वहां पे। इससे एक बात तो साफ है कि यहाँ पर यूपी पुलिस कुछ ना कुछ तो छुपाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इस केस को कवर करने की, इस केस को दबाने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं लगता कभी भी पास्ट में ऐसा कोई केस दबाने की कोशिश की गई होगी, वो भी इतनी दबंगई के साथ।
और हद तो तब पार हो गई जब डीएम साहब ने खुद उस मासूम के परिवार वालों को ये कहा, ये समझाया उन्हें कि मीडिया वाले तो 2-3 दिन तक के बाद गायब हो जाएंगे, उसके बाद लेकिन हम ही काम आएंगे। शर्मनाक की हदें तो तब पार हो गई जब डीएम साहब ने ये तक कह दिया उसके परिवार वालों को कि अगर आपकी बेटी कोरोना से मरती तो क्या होता, लेकिन यहाँ पर आपको मुआवजा मिलेगा आपकी बेटी के मरने पे। सोचिए क्या बीती होगी उस मासूम के परिवार वालों पर जिसने अपनी बेटी बहन खो दी, जिसके साथ इतनी गंदी किस हद तक दरिंदगी हुई उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और यहाँ डीएम साहब की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में अगर किसी के पास मुआवजा देने की औकात है तो वो मतलब उसको खुला लाइसेंस है कि वो बलात्कार कर सकता है। और ये सब कहने के बाद भी यूपी के डीएम साहब अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं। एसपी को सस्पेंड कर दिया लेकिन डीएम साहब को नहीं किया। और वहां पर जब राहुल गांधी उस मासूम बेचारी के परिवार वालों से मिलने को गए तो यूपी के पुलिस वालों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया आप खुद ही देख लीजिए। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। यहाँ पर यूपी पुलिस हमें ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर वो इतने बड़े नेता को ऐसे धकेल सकते हैं तो हम जैसों की तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। और पुलिस वालों ने यहाँ पर अपना पल्ला ये कहकर साफ कर लिया कि उन्हें जिला स्थानीय अधिकारियों से ये ऑर्डर मिला था। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस यूपी सरकार के अंदर ही आती है, तो इसका मतलब कि ये सब सरकार के कहने पर किया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की बेटियों के लिए कोई सुरक्षा, कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर कंगना रनौत का एक ऑफिस टूट जाने पर उसे Y+ सिक्योरिटी दे दी गई थी। क्या हमारी सरकार सिर्फ सेलिब्रिटीज और बड़े दंपतियों को बचाने के लिए ही है? क्या कोई दलित या मिडिल क्लास लोगों के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वैसे देश की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। हमारे देश में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती है। उसमें से पहला तो किसी भी लड़की की इज्जत है, दूसरा किसी भी फौजी की शहादत जिस पे बस एक दिन की ही न्यूज बनती है, तीसरा किसानों की फसल जिस दिन ज्यादा होगी उस दिन बेचारे उन्हीं को नुकसान हो जाता है। और हमारी न्यूज मीडिया ये सारे अहम मुद्दे 1-2 दिन तक ही दिखाते हैं, क्योंकि बाकी दिन इन्हें रिया, कंगना और ड्रग्स भी तो दिखाने होते हैं। आखिर टीआरपी भी तो चाहिए। खैर, टीआरपी भी हम और आप जैसे लोग ही देते हैं इन्हें। अब मेरे आपसे कुछ अहम सवाल हैं। क्यों आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा गया जिसमें किसी भी मर्डर या रेप केस को इस तरह से इतने दबंगई से दबाने की कोशिश, हर तरफ से कवर करने की कोशिश की गई? आखिर ऐसा क्या खास था इस केस में? कैसे ये केस हर चीज से अलग थी? और कब तक हमारे देश की बेटियां इस दरिंदगी का शिकार बनती रहेंगी? कब कोई ऐसा कानून आएगा? जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन सारे केसेस को सुन के। किसी भी रेपिस्ट या मर्डरर के दिमाग में ऐसे विचार आने से पहले रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा कोई कानून कब तक आएगा? जब सारी देश की बेटियां इस दरिंदगी का शिकार हो जाएंगी तब आएगा, या फिर कभी आएगा ही नहीं? सरकार को कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। इसी के साथ
मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।